मैम मुझे कुछ चीजें नहीं समझ आ रही। क्या नहीं समझ आ रहा? मैम समेशन म्यू आई स्क्वायर किधर है हमारे पास? समेशन म्यू आई स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा मैं बताती हूँ। देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है? मैम एफ करते हैं। एफ क्या होता है? एफ स्ट्रेट्स क्या होते हैं? ESS डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यस और RSS डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है? यस मैम। अच्छा वेयर एस ESS इज इक्वल टू बीटा हैट टू, ठीक है, इनटू इनटू समेशन YI XI, यही है। यस मैम। ठीक, RSS is equal to summation मल्टीपल mu I had square। हाँ मल्टीपल रिग्रेशन के लिए ना? नहीं, ये तो टू वेरिएबल के लिए ना, Oh, टू वेरिएबल के लिए, टू वेरिएबल के लिए ना, नहीं? यस मैम। अनोवा टेबल जो हमने बनाया था टू वेरिएबल में, उसमें वो क्या सब्स्टिट्यूट किया था वैल्यू? मैम तो वो फिर बीटा हैट टू समेशन एक्स आई स्क्वायर नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ, समेशन XI स्क्वायर ये था, सॉरी। यस मैम। ठीक, अच्छा अब आप देखें कि इस सब में हमें क्या क्या चाहिए? बीटा हैट टू चाहिए, यस मैम। ठीक है, समेशन XI स्क्वायर चाहिए ना, समेशन म्यू आई हैट स्क्वायर चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए। यस मैम। ठीक है ना? ठीक महक? यस मैम। अच्छा अब हम बैकवर्ड एस्टिमेशन करते हैं। बैकवर्ड एस्टिमेशन का मतलब ये है कि इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं। ठीक, ये किस किस के इक्वल है? बीटा हैट टू इक्वल है समेशन XI YI ओवर समेशन XI स्क्वायर। ठीक, सही? यस मैम। ऐसी है ना? यस मैम। अच्छा समेशन म्यू आई हैट स्क्वायर किसके इक्वल है? समेशन YI माइनस YI हेड होल स्क्वायर ओवर n माइनस 2, ऐसे इसके इक्वल है। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास YI हैट किसके इक्वल है? बीटा हैट 1 प्लस बीटा हैट 2 XI के इक्वल है। ठीक, यस मैम। ठीक, अच्छा अब इसका मतलब क्या है कि हमने क्या क्या फाइंड आउट करनी है? बीटा हैट 1 फाइंड आउट करना है, बीटा हैट 2 फाइंड आउट करना है, ठीक है, फिर YI हैट निकल आएगा। यस मैम। ठीक है, अब देखो बीटा हैट 1 के लिए, बीटा हैट 1 के लिए हमें चाहिए y बार माइनस बीटा हैट 2 x बार। ठीक, y बार है समीशन YI ओवर n और x बार है समीशन XI ओवर n। ठीक, ठीक है, अच्छा ये अब आप करते जाना ना, अब मैं फॉर्मूलाज बता रही हूँ कि कैसे करना है। ठीक, अच्छा अच्छा बीटा हैट 2 के लिए जरूरत है समेशन XI YI ओवर समेशन XI स्क्वायर। ठीक, यस मैम। ठीक, अच्छा XI small YI is equal summation is equal to summation XI minus X bar into YI minus Y bar। ठीक, ठीक, तो हम इसको समेशन XI स्क्वायर अभी मैं बताती हूँ, समेशन XI स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन XI माइनस X बार होल स्क्वायर। ठीक, सही, अच्छा अब हमें कॉलम्स में बनाना है कि क्या क्या कॉलम बनेगा। कॉलम क्या क्या बनेगा? ओए मिटा दिया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ कॉलम बना रही हूँ। YI माइनस Y बार, ठीक, एक कॉलम ये बनेगा, XI माइनस X बार, एक कॉलम ये बनेगा। ठीक है, YI माइनस Y बार इंटू XI माइनस X बार। ठीक है, ये एक बनेगा। यस मैम। ठीक है, अच्छा XI माइनस X बार होल स्क्वायर का एक कॉलम बनेगा। अच्छा इसके नीचे जब आप आएंगे, अब तो मेरा बिल्कुल काम ही कर रहा, समेशन YI
माइनस वाई बार इनटू एक्स एक्स आई माइनस एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अच्छा, और इसके नीचे जो है होगा वो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज है, ये एक्चुअली समेशन एक्स आई वाई आई है और Yes. ये समेशन एक्स आई स्क्वायर है, ठीक। यस मैम। ठीक है ना। अब इससे आप बीटा हैट 1 निकाल लो। अब एक और कॉलम बनेगा, मेरे पास तो जगह नहीं है ना, तो मैं आपको ये अरेज कर देती हूँ। तो इसके आगे एक और कॉलम बनेगा जो आएगा जी वाई वाई आई हैट का। हाँ जी बेटा। मैम ये जो आपने समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार किए, फिर समीशन वाई आई उसकी जगह रिप्लेस किए स्मॉल एक्स आई की जगह, अगर मैम हम लोग एक्स आई को मल्टीप्लाई करके समीशन डायरेक्ट निकाल लें, वो भी सही होगा मैम? किस तरह? किस तरह मैम बेटा? आपने ये स्मॉल आई की जगह रिप्लेस किए ना एक्स आई माइनस बार, एक्स बार, फिर हाँ, वाई आई माइनस वाई बार, तो इसकी जगह आपने ये कॉलम बना के इसको सारा इसकी कैलकुलेशन निकाली। अगर हम मैम डायरेक्ट स्मॉल एक्स आई वाई आई हमारे पास वैल्यूज गिवन है ना, तो ये स्मॉल एक्स आई वाई आई की इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उनका समीशन निकालें। अगर गिवन हो तो, अगर गिवन हो तो मैम ये एक्स, ये कैपिटल एक्स ये तो कैपिटल है। हाँ ये कैपिटल है, ये तो कैपिटल है। ओके ठीक है। मैम। अच्छा, अब वाई आई हैट निकालना है। वाई आई हैट क्या होता है? वाई आई हैट इज इक्वल टू बीटा हैट 1 माइनस बीटा हैट 2 एक्स आई, ठीक। अब आपने क्या करना है, बीटा हैट 1 की जो वैल्यू आएगी, अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अगर बीटा हैट 1 की वैल्यू आई 1.71, ठीक है, माइन यहाँ प्लस है, प्लस 0.41 आई, तो अब ये 2 यहाँ रिप्लेस करना है, ठीक है, ये वाला 2, फिर दोबारा इसके सामने 1.71 प्लस 0.41 into 3, ये वाला 3, ठीक है, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 4, ठीक है, यूं करते करते एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है ना। सीरीज बन गई, समझ आ गई? अच्छा, अब सीरीज बन गई, अब हमने नेक्स्ट कॉलम बनाना है वाई आई माइनस वाई आई हैट, ठीक है। अब 20 माइनस जो वैल्यू आई हुई 16.5 आई हुई, तो वो माइनस कर देंगे, फिर 28 माइनस 16.5, इस तरह कर करके आप, और फिर इसको स्क्वायर भी अगर साथ ही करना चाहते हैं स्क्वायर कर लें, तो एक और कॉलम बनाएं और वाई आई माइनस वाई आई हैट स्क्वायर कर ले। ओके मैम। ठीक है, स्क्वायर कर ले, ये आ जाएगा। फिर आप उसे सिग्मा म्यू आई सॉरी समेशन म्यू आई हैट स्क्वायर निकालें, बस ये है। ठीक है मैम, अब समझ, ठीक है, यस मैम। समझ आया कि जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आए ना, तो आप फार्मूला लिखें, फिर फार्मूला लिखने के बाद उसको बैकवर्ड कैलकुलेशन करें कि अब इस फार्मूला से आपने क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं, और कॉलम्स के बाद हमने क्या क्या वो समेशंस करनी है, ठीक। यस मैम। मैम जो एक्सपेक्टेड म्यू आई एक्सपेक्टेड जो समेशन म्यू आई स्क्वायर है, उसका क्या वो होता है? क्या बेटा? जी बोले। एक्सपेक्टेड समेशन म्यू आई स्क्वायर, एक्सपेक्टेड समेशन म्यू आई हैट स्क्वायर है। यस मैम। तो ये कांस्टेंट आ जाएगा ना, बस। ओके, ठीक है, यस मैम, बस। यस मैम, हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास वाई आई है, एक्स आई, x2 आई है, x3 आई है, ठीक है, और अब आपने एफ टेस्ट निकालना है, तो फिर आप वही फॉर्मूला लिखेंगे, बीटा हैट 2 समेशन वाई आई x2 आई प्लस है कि माइनस है? प्लस है मेरे ख्याल में। बीटा हैट 3 समेशन वाई आई x3 आई, ठीक है, यस मैम, over degrees of freedom divided by summation mu I hat square over degrees of freedom। सही है। मैम। अब आपने इसका कॉलम भी बनाना है, इसका कॉलम भी बनाना है,
यस मैम, ये और इसका फिर आपने ये सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यू। ठीक है मैम। मैम ठीक है, तो फिर समझ आ गई ना? जो यस मैम, अब जो मैम जो टी टेस्ट है उसमें जो SE है उसकी अलग फिर पूरी कैलकुलेशन है। क्या चीज टी टेस्ट की क्या कह रहे? SE जो वो है स्टैंडर्ड एरर है। यस मैम, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो मैंने आप लोगों को वेरिएंस ऑफ बीटा हेड 1 और वेरिएंस ऑफ बीटा हेड 2 कराया था ना, उसका स्क्वायर रूट ले ले बस। यस मैम, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, मैं आपको हाँ ये सही कह रही हूँ, यही करना है, वेरिएंस ऑफ बीटा हेड 1 और वेरिएंस ऑफ बीटा हेड 2। मैम उसका उसका स्क्वायर रूट लेना है। हाँ स्क्वायर रूट मैम तो स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ एरर। बीटा हेड 1 जो है वो होगा सिग्मा म्यू स्क्वायर समेशन हाँ एक्स हाँ आई हाँ स्क्वायर हाँ अपॉन हाँ n सिग्मा हाँ हाँ, एक्स आई। बिल्कुल बिल्कुल वही 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 वही, उसका अंडर रूट ले लेना है। बिल्कुल अंडर रूट ले लेना। ठीक है मैम। ठीक है, यस उसका मैम, अंडर रूट ले ले बस, वही फॉर्मूला होगा, बस उसका अंडर रूट ले ले तो वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हेड 1 और बीटा हेड 2 बन जाएगा। यस मैम, ठीक है। थैंक यू सो ठीक मच। है, यस, और कोई क्वेश्चन करना है तो फिर, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं मैम, हो गया। किसी और स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो? नहीं, नो मैम। चलो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप याद करें, रिकॉल द असम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन। हमने 10 की थी ना? मैम याद क्या? है 10 की थी, assumptions of classical linear regression. यस मैम। Assumptions of classical linear regression, CLR। यस मैम, 10 की थी। 10 की थी। Yes, अच्छा, ma'am. अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वायलेशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन। 3 assumptions जो हैं, अगर वो वायलेट हो जाए तो हमें एस्टिमेशन में प्रॉब्लम होती है। एक assumption है मल्टी कोलिनियरिटी की, ठीक है। सेकंड assumption है होमोसेडास्टिसिटी की, ठीक है। और थर्ड assumption है ऑटो कोरिलेशन की। ठीक, अच्छा वन बाय वन हम तीनों assumptions की वायलेशन का देखेंगे कि ये कैसे वायलेट होती है, डिडक्शन कैसे, हम कैसे डिडक्ट करेंगे कि ये वायलेट हो रही है, और फिर हम उसकी रेमेडियल मेजर्स करेंगे कि इसको हम वापस assumptions को कैसे फुलफिल होगी। ठीक है, नो हमारी assumption तो होती है ना, नो मल्टी कोलिनियरिटी, होमोसेडास्टिसिटी एंड नो ऑटो कोरिलेशन, हमारी assumptions ये हैं। ठीक है, वायलेशन के बाद मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट होगी, हेट्रोसिडास्टिसिटी एग्जिस्ट होगी और ऑटो कोरिलेशन। तीनों में हमने देखना है कि अगर मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट करती है, और फिर हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह होमोसेडास्टिसिटी अगर वायलेट हो रही है, हेट्रो है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हाउ कैन वी डिडक्ट दैट हेट्रो इज प्रेजेंट इन द मॉडल और नॉट। इसी तरह ऑटो कोरिलेशन अगर नहीं, assumption है कि ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट ना करे, लेकिन अगर ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है तो हम कैसे डिडक्ट करेंगे और हम कैसे इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, ये तीनों हम, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट assumptions हैं। ये अगर वायोलेट करें तो हमारा जो रिग्रेशन है वो स्पूरियस रिग्रेशन बनेगी, या ये कह लें कि एरर्स आएंगे। तो सबसे पहले हम मल्टी कोलिनियरिटी को देख लेते हैं।
कि मल्टीकोलिनियरिटी होती क्या है और ये कैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक, अच्छा ये याद रखें कि मल्टीकोलिनियरिटी जो है मल्टीपल रिग्रेशन में होगी। क्यों? क्योंकि assumption है कोवेरिएंस बिटवीन x2i x3i इज इक्वल टू 0। ये assumption तो ये है कि अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो ये आपस में कोरिलेट ना कर रहे हो, इनकी कोरिलेशन 0 है। ठीक ठीक है। अगर ये assumption वायलेट हो रही हो और there is a correlation between explanatory variable 1 and explanatory variable 2, okay, then we said that there is a collinear collinearity in the variable। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि x2i x3i का नेचर क्या होगा जिसकी वजह से ये कोलिनियर हो गया। ठीक, अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल x2i अगर आप ले लेते हैं इनकम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है, जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है उसकी इनकम। x3i हम हाउस होल्ड इनकम ले लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो हेड की इनकम है वो हाउस होल्ड इनकम में ऐड हो रही है ना, तो ये आप इसमें कोरिलेट कर लेंगे। अगर हम लिखें या लें हाउस होल्ड इनकम अदर देन हेड तो फिर ये कोलिनियर नहीं होंगे। मतलब ये कि जो हेड की इनकम है उसको निकाल के जो बाकी अर्नर्स हैं घर के उनकी इनकम ले रहे हैं तो ये इसमें मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होगी। या फिर और एग्जांपल मैं लेती हूँ, एजुकेशन ऑफ हेड, एजुकेशन ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड, या यूं कर लें प्राइमरी एजुकेशन, जो हेड प्राइमरी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये लिख लें मैट्रिक एजुकेशन, ठीक, ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड। अच्छा, अब ऐसा है कि जब हम डाटा इसमें कलेक्ट करें तो इस x3i में उन लोगों को इंक्लूड करें जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया और वो पास कर गए। इसमें वो डाटा आएगा x2i में जिन्होंने सिर्फ प्राइमरी पास की है। अगर बाय मिस्टेक आप इसमें जिसने मैट्रिक किया है उसने प्राइमरी भी किया है तो आप इन लोगों का डाटा भी इसमें शामिल कर दें, या इसमें इन लोगों का डाटा भी कर लें। जिसने मैट्रिक किया है वो प्राइमरी भी कर चुका होगा तो इधर डाल लें कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट 1 है जिसने मैट्रिक भी किया हुआ है वो प्राइमरी पास भी है तो इसमें डाल लें। ठीक है, तो ये कोरिलेशन हो जाएगा। तो आपने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन का डाटा इसमें डालना है और जो मैट्रिक है इसमें। बेशक मैट्रिक पास वालों ने प्राइमरी की हुई है लेकिन आप ओवरलैप नहीं करेंगे डाटा को। अगर ओवरलैपिंग कर ली तो फिर कोलिनियरिटी आ जाएगी। या फिर एक और लेती हूँ, यहां आप एक्सपोर्ट का डाटा ले लें और यहां नेट एक्सपोर्ट ले लें। ठीक है, ठीक है ना। नेट एक्सपोर्ट क्या होती है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक, तो अब यहां भी एक्सपोर्ट का डाटा है यहां भी एक्सपोर्ट का डाटा है तो ये कोलिनियरिटी आ जाएगी। कोई और एग्जांपल बताए ना? कोई और एग्जांपल बताएगा? x2i आप सेविंग ले लें
ये इन्वेस्टमेंट ले लें, तो आपकी कोलिनियरिटी आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ इनकम ले लें, यहाँ कंजम्पशन ले लें, तब भी कोलिनियरिटी आ जाएगी। ठीक, स्टूडेंट सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? यस मैम, सुन रहे हैं। सुन रहे? यस मैम, सुन रहे हैं। यस मैम। अच्छा अच्छा, और कोई एग्जांपल कोई बताएगा मुझे? अच्छा, occupation of a person and education of a person, इसमें भी कोलिनियरिटी आ जाएगी। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोलिनियरिटी ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मॉडल, ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मॉडल। The question is not whether collinearity is present in the model or not, but the question is that the strength of the collinearity. Collinearity तो हर एक में आएगी। आप देखो, इनकम तो लेगो, जीडीपी लोगे, साथ में इन्वेस्टमेंट लोगे, साथ में नेट एक्सपोर्ट लोगे, आपकी कोलिनियरिटी तो हमेशा मॉडल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या है? क्या वो प्रॉब्लमैटिक हो गई है या प्रॉब्लमैटिक नहीं है? उस पर क्वेश्चन हम रेज करते हैं। दैट्स मीन collinearity, multicollinearity always exists in the model, but the problem exists when the strength of the multicollinearity is so high that it creates a problem in the model. ठीक है, that's mean multicollinearity is a kind, it is a strength, it is not an existence of the multicollinearity in the model. Therefore, we can check whether multicollinearity creates a problem in the model or not. हम ये नहीं चेक करेंगे कि multicollinearity present है या नहीं, हम ये डिडक्ट करेंगे कि multicollinearity क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या नहीं। डिफरेंस समझ आया? यस मैम। ठीक है, अच्छा, तो मल्टीकोलिनियरिटी को डिडक्ट करने के लिए कोई एक टेस्ट नहीं है, जैसे हम कोई कहें कि हम ये टेस्ट यूज करके चेक कर लेंगे, बल्कि डिफरेंट मेजर्स हैं कि हम जिससे चेक करते हैं कि मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम दे रही है या नहीं दे रही है। तो डिफरेंट मेजर्स हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। डिफरेंट मेजर्स कराएंगे। अभी तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ आ गया ना मल्टीकोलिनियरिटी का? यस मैम। चल नेक्स्ट क्लास, चले अब हम वो कर दे, लीव कर दे महक, ताकि सबका ऑफ हो जाए, फिर हम नेक्स्ट वीक में आपकी प्रेजेंटेशन है, उससे नेक्स्ट वीक में हम फिर करेंगे। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़।